हेलो एंड वेलकम गर्ल्स एंड बॉयज़ क्लास 12th। आप सबका स्वागत है विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में, जो कि मैग्नेटिज्म में आता है। सो गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम थोड़ा सा एनालॉजी बना के पढ़ेंगे, ठीक है। एनालॉजी बना के पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसान होगा। हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिज्म में। तो वही सब कॉन्सेप्ट है। अगर आपको गॉस लॉ याद हो, जो कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, उसका जो स्टेटमेंट था, ठीक है, स्टेटमेंट तो याद ही होगा। बेसिकली हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखते थे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यानी कि ये डी एस वेक्टर क्या होता था? एक तरीके का हमारा सरफेस वेक्टर होता था, राइट। क्लोज सरफेस का हमने डी एस एक लेते थे, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट प्रोडक्ट लेते थे दोनों का, और वो किसके बराबर आता था? हमारा चार्ज टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि क्या हो जाता था हमारा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो क्या स्टेट करता था उसका लॉ? कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस एस। हम क्लोज सरफेस की बात करते थे वहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आप लोग बखूबी जानते हैं, ओके, टाइम्स द टोटल चार्ज q एनक्लोज बाय द सरफेस s। ओके, उसको हम लिखते कैसे थे? उसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते थे। अगर उसका हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से होता था कि इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन को मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ तो समझ आना कि इंटीग्रेशन लगा है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसका? आपका लगता था वेक्टर ई, ठीक है, ई वेक्टर है डॉट डी एस वेक्टर, और वो किसके बराबर होता था? वो हमारा बराबर होता था इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को कैसे लिखा जाता है आप लोग जानते हो। तो ये हमारा पूरा, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से होता था। तो अगर इंटीग्रेशन वाला साइन है, क्लोज इंटीग्रल कैसे बनता था, मैं एक हल्का सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्लोज इंटीग्रल हमारा कैसे बनता था? हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते थे और यहाँ पे बीच में एक सर्कल बना देते थे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था? हमारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। ई पे वेक्टर होता था, ठीक है, डॉट डी एस, और ये डी एस भी एक वेक्टर होता था, ठीक। सरफेस इंटीग्रल, इस क्लोज इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा चार्ज क्यू अपॉन में क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? तो अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर इसको जानते हो तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ था। इज इट क्लियर बेटा? ओके, तो ये वर्ड के फॉर्म में मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया, तो इसको हटा ही देते हैं। स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हमको लिखना हुआ तो हम उसको लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म अगर याद है तो स्टेटमेंट भी हमें आराम से लिख सकते हैं। अगर स्टेटमेंट पता है तो हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा करके यहाँ कर देते हैं, क्योंकि इसको हम अभी एनालॉगी बनाएंगे इससे। किसे एनालॉगी बनाएंगे? सपोज करो कि क्लोज सरफेस जो आपका एस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होता था, मतलब ये क्लोज इंटीग्रल ओवर कितना होता था? क्लोज सरफेस होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर एक और चीज़ इंक्लूड करें तो हम इसको यहाँ से ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हम एस ले लेते थे इंटीग्रेशन के नीचे। ये क्या रिप्रेजेंट करता था? कि जो डी एस है इसका इंटीग्रल होना है, और इंटीग्रल किसके थ्रू होना है? क्लोज इंटीग्रल के थ्रू होना है, क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन होना है, ठीक। ये रिप्रेजेंट करता था उस चीज़ को। खैर, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको जो यूज़ करते हैं वो तो आपको सिखा ही दिया जाएगा। आपने न्यूमेरिकल्स भी लगाए होंगे इस पे बेसिस पे। तो हमारा जो क्लोज्ड, जब भी हम इंटीग्रल करते थे तो ज़्यादातर हमारा जो गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करते थे, और गॉसियन सरफेस वैसा सरफेस होता था, वो थोड़ा सा पॉलो स्फेरिकल टाइप का होता था सरफेस, तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें आसानी से आ जाता था, ठीक है।
यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे एनालॉगस बना सकते हैं इसको। तो सपोज करो दैट द क्लोज सरफेस एस एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को। सपोज करना, ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल को एनक्लोज कर रहा है ये सरफेस, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ये क्या, इसके पास क्या होंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डायपोल है, नाम से ही पता है हमें, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मतलब दो चार्ज होते हैं हमारे पास डायपोल में, दो चार्ज होते हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन हमारा चार्ज, उसका चार्ज पोलैरिटी अलग होती है, अपोजिट होती है। सो तो टोटल चार्ज होगा जो कि एस सरफेस हमारा एनक्लोज करेगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, टोटल चार्ज की अगर हम बात करें। क्योंकि अगर डायपोल को एनक्लोज कर रहा है एक, फॉर एग्जांपल एक डायपोल में प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू। आप ऐसे सोचो ना, मैं डायग्रामेटिकली भी बता देता हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ पे रखते हैं हम। सपोज करो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, और थोड़ा सा दूर पे एक माइनस क्यू, क्योंकि डायपोल है तो माइनस क्यू होगा। दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगी, डजेंट मैटर, अभी हमको उसकी बात नहीं करनी, ठीक। हमारा जो सरफेस होगा, सपोज करो सरफेस हमने ऐसे एनक्लोज किया, सरफेस हम ऐसा एज्यूम करते हैं जो कि पूरा चार्ज हमारा एनक्लोज हो जाए, एनक्लोज हो रहा है ना पूरा चार्ज, ये एज्यूम किया। अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, अगर आपसे टोटल चार्ज की बात करी जाए तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। अगर आप टोटल चार्ज लिखोगे यहाँ पे, तो अगर हम टोटल चार्ज लिखें, ठीक है, सपोज करो हम टोटल चार्ज एनक्लोज अगर हमको यहाँ पे लिखना हो मैथमेटिकली, तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम क्या लिखेंगे, एक तो प्लस क्यू है, उसमें क्या ऐड हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है हमारा माइनस क्यू ना, है ना, उसमें हमारा ऐड हो रहा है माइनस क्यू। तो क्या आ गया टोटल आंसर हमारा, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ ना, इतना दिमाग में इंटरप्रेट आपके हो जाना चाहिए, इतने बड़े आप लोग हो गए हो और इतने सारे चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए हैं ना, कि अब आपको ट्वेल्थ की लैंग्वेज होती है ना, हर एक, जैसे मैकेनिक्स की कुछ अलग लैंग्वेज थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, मैग्नेटिज्म की एक अलग लैंग्वेज है, तो आप लैंग्वेज समझने लगे होगे, ठीक। और क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम हो गया साथ पढ़ते हुए, तो ऑब्वियसली मेरी भी लैंग्वेज उन लोग को समझ में आती ही होगी। नाउ देन द टोटल चार्ज जो एनक्लोज हो रहा है वो जीरो है। सो हम क्या कह सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, जो सरफेस इंटीग्रल होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, ऑफ अ डायपोल, दिस इस डायपोल की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको कि हमारा सरफेस एनक्लोज कर रहा है, ओवर द क्लोज सरफेस, जो कि ये सरफेस है जिसको कि एनक्लोज हो रहा है, वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा। सिंपल सी बात समझो ना, अगर टोटल चार्ज ही जीरो हो गया तो ये क्यू तो जीरो हो गया इस एक्सप्रेशन से। अगर क्यू ही जीरो हो गया बेटा, तो ये पूरा का पूरा चीज जीरो हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यानी कि ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये भी जीरो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, ठीक। तो यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं हम, कि हमारा ये चीज जीरो हो गया, तो हम इसको हटा दें क्या, अगर इसको हम इरेज करें, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो, ठीक है, ये जीरो के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सर्कल नहीं है, ये जीरो लिखा हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल चार्ज एनक्लोज जीरो हो गया, तो यहाँ से हमारी क्यू की वैल्यू जीरो हो गई, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन से दैट ये वाला पूरा एक्सप्रेशन भी हमारा जीरो के बराबर हो रहा है। इज इट क्लियर बेटा। नाउ दैट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे थे, रिवीजन था थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम इस पर क्या डिस्कशन करने वाले थे उसका मैंने ग्लिम्स दिया, ग्लिम्स यानी का मतलब एक थोड़ा सा झलक दिखाया, ठीक। नाउ अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है केवल और केवल एक मैग्नेटिक डायपोल से, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो कि नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं कि आइसोलेटेड पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, कि नॉर्थ पोल ही है केवल या साउथ पोल ही है, ऐसा तो नहीं होता बेटा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमको कंसिडर कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक डायपोल की वजह से, ओके। सो हमारी जो ऊपर की इक्वेशन है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहेंगे, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही सेम इक्वेशन जीरो वाली। देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा सिंबल, ई सिंबल यूज करते थे। यहाँ पे क्या यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कौन सा सिंबल, बी सिंबल यूज करते हैं ना बेटा, ठीक।
तो बी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर होता है तो हम वेक्टर लगा देंगे। अब वेक्टर में चाहे डैश लगाओ चाहे एरो लगा दो, बात एक ही है। डॉट, ठीक है। अगेन सरफेस, तो ds लेंगे, ठीक है। और ये हमारा ds भी वेक्टर होता है तो उस पर भी हम वेक्टर लगा देंगे। ये किसके बराबर है? अभी तक हम सेम ही लेके चल रहे हैं। ये किसके इक्वल है? ये हमारे जीरो के इक्वल है, ठीक। इसी इक्वेशन से हमने इंटरप्रेट करके एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख दिया। इज इट क्लियर? कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एनालॉगी बनाई यहाँ पे। जैसे मैं कह रहा था ना आप लोगों को, मैंने कई बार बताया, ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, रोटेशनल मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन मोशन में हम मास को लेकर चलते हैं, तो रोटेशनल मोशन के केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर चलते हैं, ठीक। तो एनालॉगी बनाते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में फोर्स हम पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में। तो रोटेशन में हम क्या पढ़ते हैं, टॉर्क के बारे में। टॉर्क आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी पढ़ा है ना इस बार। ओके, सो नाउ दैट हमें ये चीज़ पता है तो हम इसके आगे बढ़ें। आगे हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं हम इसको, इससे हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि तुम लोग को पता चले मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी हाईलाइट। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ है। नीचे वाली जो रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेटिज्म में। तो ये क्या कहलाता है, ये वाली जो इक्वेशन हाईलाइटेड है आपके सामने वो क्या कहलाती है, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और इसका स्टेटमेंट, अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, तो इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखो, अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठा करो जब भी वीडियो देखा करो मेरी, और चीज़ों को जो भी मैं बोलता हूँ उसको नोट करते जाया करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें लिख नहीं सकता, मैं बहुत सी चीज़ें बोल जाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से। एंड यू नो दैट अगर आप बोर्ड में अपेयर हो रहे हो, बोर्ड के लिए बैठ रहे हो, बड़े बड़े कंपटीशन की आप तैयारी करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप करो अच्छी बात है, कंपटीशन की तैयारी करो, बट बोर्ड की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है ना बेटा। सो बोर्ड में अगर आप बैठ रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ के काम नहीं चलता। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं मैंने बताया आपको, टॉपिक पढ़िए, मैंने जो पढ़ा है वो पढ़िए, उसके बाद उसको एनसीईआरटी से भी रीड करिए, रेफरेंस बुक से भी रीड करिए, और उसके बेसिस पे जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं करिए। आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी आपको दोबारा उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ सिर्फ एक रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो जो भी हम बता रहे हैं ना, अगर उसको भी फॉलो करते चलोगे आपका बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, सो बस इस चीज़ का ध्यान में रख के चलिए, ओवर स्मार्टनेस को हटा दीजिए, और जिसके अंदर एटीट्यूड है कि हमें बहुत कुछ आता है, तो मान के चलो कि कुछ नहीं आता, तभी आगे बढ़ोगे। अगर तुमने मान लिया कि हमें सब कुछ आता है, तो फिर तुम बेटा उसके आगे तुम्हारी ग्रोथ बंद हो जाएगी, ठीक। तो ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये लॉ क्या स्टेट करेगा, अगर हम इसके वर्ड्स में बात करें तो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, साफ साफ लिखा हुआ है आपके सामने, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इज इट क्लियर? ठीक। बट अगर हम बात करें द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ सरफेस gives magnetic flux दो थ्रू दैट सरफेस। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होकर के जा रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये समझो, अगर मैं बात करूं पर यूनिट एरिया की बात होती है, तो ये इसका सपोज करो कि इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका सर्कल का रेडियस अगर हम आर मान के चल रहे हैं, ये जो मैंने सर्कल अभी बनाया उसका अगर मैं आर रेडियस मान के चल रहा हूँ, तो इसका जो हमारा रेडियस का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना। फॉर एग्जांपल इसमें से इतनी लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस पास होकर के जा रही हैं, 1 2 3 4, मतलब 3, ये 4 चौथी, और भी ढेर सारी बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, जितना आपकी मर्जी बना दो। और मैं आपसे बोलूँ कि आप बताओ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है इसका, ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो इस रीजन में जितना बड़ा ये सर्कल है,
तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया या फिर ओवर अ यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स? कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 7 अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया। खैर ये तो मैंने बहुत ही मतलब सिंपल करके तुम लोग को बता दिया। डेफिनेशंस थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट बेसिक आइडिया यही था। तो कोई भी मुश्किल टॉपिक को सिंपल करना ही मेरा काम है, और आप लोग के लिए इस चीज़ को आसान बनाना मेरा काम है, और इंटरेस्टिंग बनाना। तो इंटरेस्टिंग वो मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्टिंग हो, और आई विल ट्राई टू कीप माई वीडियो शॉर्ट, ताकि आप लोग थोड़े समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प कर पाओ। ओके, सो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, मतलब हम उसको और तरीके से कह सकते हैं, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ आप ज़रूर लिखना, कि हम क्या कह सकते हैं? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, ठीक है? जो हम नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है, जब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी थ्रू अ क्लोज सरफेस, वो क्या हो जाता है? वो जीरो होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? ओके, सो मैग्नेटिक लाइंस को समझने की ज़रूरत है क्या आप लोग को? मैग्नेटिक लाइंस, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब मैं बार मैग्नेट पढ़ा रहा था उसमें मैंने क्या बनाए? लूप्स बनाए थे। वो जो लूप्स थे वो किसके बने थे? वो मैग्नेटिक लाइंस के ही तो बने थे। सो दैट इज अ मैग्नेटिक लाइन। और आप जानते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कब होगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। तो सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट्स इट। ठीक। तो अगर हम कॉन्सिक्वेंस की बात करें, गॉस लॉ से क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं मैग्नेटिज्म में, तो पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये कहता है कि देयर आर नो सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक याद करो, कहाँ पढ़े थे हम थर्मोडाइनमिक्स में लास्ट ईयर? सोर्स टेम्परेचर था, सिंक जहाँ पे टेम्परेचर हमारा घट घटता था, मतलब जहाँ पे हीट हम रिलीज करते थे, और सोर्स जहाँ से हीट हम लेते थे। याद आया? कोई बात नहीं, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, बट हाँ फिजिक्स में अगर वर्ड यूज हुआ है तो हम अगर उसको एनालॉगी बना के पढ़ेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो गॉस लॉ इंडिकेट्स दैट देयर आर नो सोर्स और सिंक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन नहीं होता, और कोई ऐसा टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होती जहाँ पे आके खत्म हो जाती है, या फिर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो एक कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ मिस्ट्री। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसी वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी थ्योरी दी थी कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आती है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि अर्थ के अंदर बहुत सारे कहते हैं ना कोर्स हैं, आयरन कोर हैं। तो वो आयरन कोर क्या होते हैं? वो घूमते रहते हैं अर्थ के अंदर, तो उनके घूमने की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। किसी ने ये कहा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में आयन्स होते हैं, और जब हमारे स्पेस से जो रेज आती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस जो हमारा आयन्स है वो उसको चार्ज कर देते हैं, और हमारा आयन जो है घूमने लगता है, उसको एनर्जी दे देते हैं। तो वो जब घूमने लगता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट की वजह से हमारी क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड आती है अर्थ में, मतलब नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आएगी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, हमको उन सारी थ्योरीज का एक मेन पॉइंट पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, एक बेसिक्स पढ़ना है जो कि हमारे क्लास 12th में है। बाकी सारा चीज़ हायर क्लासेस में आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म के बारे में डिटेल में, क्योंकि इस बार काफ़ी पोर्शन इस चैप्टर में से हटा दिया गया है, तो हम सिर्फ उन्हीं पोर्शन की बात करेंगे जो एक्चुअली में है और जिसका हम कुछ सीख सकते हैं। ओके, सो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर हुई कि देयर आर नो सोर्स और कोई ना कोई सिंक होता है मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हम क्लोज सरफेस के अंदर की बात कर रहे हैं तो। ठीक, सो वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट एट विच द फील्ड लाइंस स्टार्ट, या फिर वो टर्मिनेट होंगी, एंड होंगी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ओके, और हम एक और चीज़ क्या कह सकते हैं कि देयर आर नो मैग्नेटिक चार्जेस, नो फ्री मैग्नेटिक चार्जेस। मैग्नेटिक चार्जेस तो ऑब्वियसली हैं, बट देयर आर नो मैग्नेटिक चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज को क्या बेसिकली पोल्स की बात कर रहा है, समझ लो। ठीक, तो कोई फ्री नहीं है, ऐसा फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा डायपोल्स में एग्जिस्ट करते हैं वो। ठीक, तो हमारा क्या है? आइसोलेटेड, अगर आपसे क्वेश्चन आए, क्योंकि आपका इस बार मल्टीपल चॉइस काफ़ी आएंगे, तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है? अगर सही तो सही, गलत तो गलत। तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल इन चूजिंग वन ऑप्शन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके,
सो और कोई जन ये मत करके आ जाना कि एक ही में 4 ऑप्शन लिख दिया और एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आपका सही को सही कर देगा, बाकी आपको वो लिखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसी गलती मत ही करना। तो एग्ज़ाम लिखने का भी तरीका आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अपने वीडियो में बताता जाता हूँ, तो उसको फॉलो ज़रूर करना। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स नहीं एग्जिस्ट करते, हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि द मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। वही डायपोल की ही बात हो रही है, ओके। पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होगी हमारी, वो क्या होती है? वो बिल्कुल ही इक्वल होती है। जैसे कि देखो, अब आप लोग समझ में आया पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो वही जब हम डायपोल पढ़े थे तो मैंने पोल स्ट्रेंथ का नाम लिया था, बट मैंने बताया था कि पोल स्ट्रेंथ आगे आएगा तो मैं उसके बारे में बाद में करूंगा, क्योंकि उसके लिए हमें मैग्नेटिक लाइंस पढ़ने की जरूरत है। तो पोल स्ट्रेंथ यानी कि एक ऐसा पोल जिसमें से जितनी भी ज़्यादा, यानी कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस उस पोल से ओरिजिनेट होंगी, ओरिजिनेट नहीं होती मतलब पास होती हैं, उतना ज़्यादा वो पोल जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा लाइंस मैग्नेटिक लाइंस उसके थ्रू जा रही हैं उतनी ज़्यादा उसकी पोल स्ट्रेंथ। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने जो पोल स्ट्रेंथ की बात करी थी वो मैं अब समझा रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में वहाँ पे हमने नहीं जाना था ठीक से। अब हम जान रहे हैं कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ पे अंदर जाती हैं। ये आप लोग को बार मैग्नेट में क्लियर हो गया था, ओके। सो और सॉलिनॉइड भी जब हम पढ़े थे तो सारी चीज़ आप लोग को क्लियर है, तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। और इसलिए नहीं करूँगा ताकि आप लोग उस वीडियो को भी जाके दोबारा से देखिए, अगर भूल गए हो तो इसी बहाने कम से कम वो वाला पोर्शन भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन भी एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। सो इफ़ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, देखो या तो हम मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं या तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है इसको। तो आप लोग अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलोगे तो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। सो इफ़ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर्स अ क्लोज सरफेस, अगर किसी क्लोज सरफेस में एक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अगर जा रहे हैं, घुस रहे हैं, then an equal number of lines of the force must leave that surface। समझ लो, कोई ऐसा नहीं कि अंदर ही छुपा रह जाएगा, नहीं, अगर अंदर आया तो बाहर जरूर जाएगा, ठीक। कहते हैं ना, अगर आए हो तो जाओगे तो है ही, अगर इस दुनिया में आए हो तो जाना तो है ही, कोई अमर नहीं है। वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अगर किसी क्लोज सरफेस में गई, मान लो 4 लाइन गई, तो उन 4 को वहां से निकलना ही निकलना है, वो अंदर फंस नहीं जाएगा कोई भी एक। इज इट क्लियर? तो यही था हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम पढ़ेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और उसके एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हम बात करेंगे, ऐसा नहीं एलिमेंट्स कि हम कैल्शियम या मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, ये दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए, और जो भी मैंने बोला उसको रिवाइंड करो, मेरे वर्ड्स जो भी मैंने एग्जैक्ट बोला उसको भी एक जगह नोट कर लो, वो आपके एग्जाम टाइम में ज़रूर काम आएगा, ओके। अगर आपसे इंग्लिश नहीं हो पा रही है तो आप हिंदी में ही उसको नोट कर लो, नोट्स को। बट टू राइट एन एग्जाम इन अ वेरी प्रॉपर मैनर यू नीड टू लर्न इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल को डिकोड कर पाओ, और आपको अच्छा इंग्लिश लिखना आना चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो अगर पढ़े तो उसे लगे कि हाँ एटलीस्ट इसको लिखने का तरीका आता है, तो ही विल बी इम्प्रेस्ड, और हो सकता है वो कुछ ग्रेस अच्छा मार्क्स ही दे आपको। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में। तो पहली चीज़ हम क्या जानते हैं, मतलब बचपन से सुनते हुए ना, कि अर्थ इज़ अ पावरफुल नेचुरल मैग्नेट। अर्थ जो है हमारा एक पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावर वाला नेचुरल मैग्नेट है। अच्छे से पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक। अभी आप क्या जानोगे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी का मतलब थोड़ी ही डिटेल जानेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी हो सकती है, बट हम थोड़ी सी ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में। सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब ये जो अर्थ हमारा जो मैग्नेट है, इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो सरफेस के पास हर जगह लाया करती है, हर जगह, जितना भी अर्थ का सरफेस है सबके पास लाया करती है, ठीक। और आप जानते हो कि अगर अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट है, और मैग्नेट हमेशा कभी भी मोनोपोल में नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली उसका भी कोई पोल्स होंगे दो, ठीक है, जिसको कि हम एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल से जानते हैं। आपको ये बात पता थी कभी कि जो एक्चुअली में हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ होता है,
तो मैं आपके सामने अगर बनाऊं, सपोज करो कि ये हमारी एक अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक। और इसका मैं एक जोग्राफिकल अगर मैं बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बना लेता हूँ। सपोज करो ये ऊपर वाला जो है जोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जोग्राफिकल साउथ है। जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफिकल, ठीक है। जियोग्राफिकल यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो भी हमारी जो मैप्स वगैरह की स्टडी होती है उसके अकॉर्डिंग, ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो हमारा मैग्नेट किस तरीके से रखा होता है अंदर। हमारा मैग्नेट इस तरीके से रखा होता है, एक तो पहले तो वो हल्का सा टिल्टेड होता है। हमारा जो मैग्नेट रखा होता है अंदर वो थोड़ा सा इस टाइप से होगा मैग्नेट, सपोज कर लो, ठीक है। वो हमारा कुछ ऐसा टेढ़ा ही होगा, तो टेढ़ा ही उसको बनाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको टिल्ट करें अगर, चलो कोई बात नहीं, टिल्ट नहीं होगा, चलो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, समझो बात को। ओके, ठीक है, टिल्ट नहीं होगा, ओके छोड़ो। खैर, मेरा बताने का मोटिव ये था कि अगर हम मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करते हैं, मतलब ये जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर बड़ा वाला, इसके अगर हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करते हैं, तो ये नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इसका साउथ पोल पाया जाएगा इस मैग्नेट का। और आपको इसके साउथ, जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से रखा होता है हमारा मैग्नेट अर्थ के अंदर, जिसको कि ऑब्वियसली बड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैग्नेट पड़ा हुआ है, वो एज्यूम करके हम चलते हैं और वैसा वर्क भी करता है। सारी थ्योरी बिल्कुल बैठती है इस चीज़ पे, बिल्कुल अच्छे से। ओके, अच्छा ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद क्या कह सकते हैं, ये जो मैग्नेट है ना, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता है कितने का है? वो है 8 × 10⁻²2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतना मैग्नीट्यूड इसका माना गया है, एज्यूम किया गया है। और ये कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ आपको सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक। कभी किसी ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जाना है थोड़ा बहुत भी? अगर क्लास 9th में भी होगे ना, तो एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको बच्चों बच्चों को पता है। बट जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने लगते हैं, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटने लगती है, यानी कि डिक्रीज होने लगती है। और जैसे ही हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं, तो भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि सेंटर की तरफ अगर हम जाएंगे, सरफेस के अंदर घुस के हम सेंटर की तरफ भी अगर जाने की कोशिश करेंगे, तो भी हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी घटने लगती है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कहाँ पाई जाती है? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी कुछ होता है। खैर, वो आप आगे डिटेल में समझोगे। सो देखो, एक्सेस ऑफ दिस डायपोल, अगर हम डायपोल के एक्सेस की बात करें, तो ये जो एक्सेस, इस डायपोल का एक्सेस होता है, वो करीबन अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री का एंगल बनाता है विद द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा हो? अच्छा, एक्सेस ऑफ डायपोल क्या होता है, अगर आप लोग अच्छे से याद करो तो क्या होता था एक्सेस ऑफ डायपोल? सोचना ध्यान से। जब डायपोल हम लोग पढ़ रहे थे तो ये चीज़ बताया था ना, एक्सेस ऑफ डायपोल कहाँ होता है। ये आप लोग का काम है, कहाँ होता है ये आप लोग को सोचना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो जो हमारा एक्सेस ऑफ डायपोल है, वो किससे कितना एंगल बनाता है? वो 20 डिग्री का एंगल बनाता है। किससे? विद द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ तो रोटेट करती है ना, किसी एक्सेस पे करती है, उसके साथ कितने का एंगल बनाता है? 20 डिग्री का। कौन बनाता है? एक्सेस ऑफ दिस, इस मैग्नेट का डायपोल, ठीक है। इस जो मैग्नेट है इसकी एक्सेस। ओके छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि इसका जो बेसिकली आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये जो मैग्नेट वाला है ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ इसको बोलेंगे और इसको मैग्नेटिक साउथ बोलेंगे। इसको जोग्राफिकल नॉर्थ बोलेंगे, इसको जोग्राफिकल साउथ बोलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर दूं, इसको हम एस जी बोलेंगे, ठीक है। उसको हम एन जी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? एन सफिक्स जी। जैसे होता था ना, छोटा सा एन के नीचे छोटा सा जी लगा है, इसको हम एस एम और उसको एन एम बोलेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक, बट आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अब। ओके, सो कीप डिफ्रेंशिएटिंग लाइक दिस। और अपने सिंबल्स खुद से मत बनाओ, जो एनसीईआरटी में यूज हुए हैं बेसिकली, अगर उसको यूज करोगे तो बेटर है। या फिर अगर यूज कर रहे हो अपने से कोई बनाया हुआ सिंबल, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा,
दैट दिस सिंबल मीन्स दिस। ठीक है, ओके। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस। जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के सरफेस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ कहाँ पे है, ये पूरा सरफेस है ये, ठीक। तो सरफेस ऑफ द अर्थ के पास में कितना मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट हमने जाना ना कितना होता है इस मैग्नेट का, बड़ा वाला जो अर्थ के अंदर होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है पता है, 10⁴ टेस्ला। कितना, 10⁴ टेस्ला। इज इट क्लियर? ओके, सो विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 गॉस। ठीक, इसीलिए गॉस को हम मान के चलते हैं, गॉस लॉ इसीलिए हमने पढ़ा था। सो चलो, अब हमें जो समझना है वो ये समझना है कि आखिर ऐसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे कि अर्थ की मैग्नेटिज्म को, एक अर्थ की मैग्नेटिज्म थ्योरी को सपोर्ट मिला। ठीक, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो आप लोग जानते हो ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में तो बात करने की बार बार ज़रूरत है नहीं। दूसरे पे आते हैं, अगर हम एक मैग्नेट को फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये बार मैग्नेट है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और आप जो इसका नॉर्थ पोल होगा, इसका साउथ पोल होगा, इसको हमने किसी थ्रेड से ऐसे लटका दिया। ठीक, इसको हमने ऐसे थ्रेड से कहीं पे ऐसे लटका दिया। अब जब हम लटकाएं इसको, तो थोड़ी देर तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा, है ना, हल्का सा अनस्टेबल कंडीशन में आएगा। बट थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। कब आएगा, जब ये नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो जाएगा, है ना, ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है ये बात। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जिससे कि हमें पता चला था कि कुछ ऐसा हमारे अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है। सो हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ हमारा ह्यूज मैग्नेट है। अब विद दिस एक्सपेरिमेंट हम प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है ह्यूज। ओके, सो अगर हम बात करें एक आयरन बार की, ठीक है, आयरन यानी कि लोहा, बार यानी कि एक टुकड़ा, आयरन के टुकड़े की अगर हम बात करें जो कि अर्थ के अंदर बरीड है, बिल्कुल अर्थ के अंदर ढसा हुआ है, ठीक है, कुछ समय के बाद वो कैसा बन जाता है आपको पता है, वो एक वीक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। पहले वो आयरन बार था, बट आफ्टर kept buried for a long time inside the earth, it became a natural magnet। वो एक मैग्नेट बन चुका है, ठीक है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है, या फिर करेक्ट वर्ड वुड बी इंड्यूस करती है। क्या करती है, मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करती है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करती है। इज इट क्लियर? और हम पढ़ेंगे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स नियर अ बार मैग्नेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एट दीज पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज कैंसल्ड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि कुछ ऐसा रीजन था, यानी कि यहाँ पे देखो मैं बना देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया, ठीक, आपने सपोज करो ये बनाया, ये मैग्नेटिक लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, एक और सर्कल इसी तरीके का बनाते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे लाइन्स ऐसे निकल रही होंगी, बट एक कोई ऐसा रीजन आएगा जो कि यहाँ पे होगा जहाँ से कोई लाइन पास नहीं कर रही होगी। तो ऐसे पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। तो ये पॉइंट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उस मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल कर देती है और नहीं रहने देती, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। जैसे कि हमारे जो एक कुछ पॉइंट्स होते थे ना एटम के अंदर में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती थी, तो सिमिलर टू दैट कुछ यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक, जैसे कि हमारे जो सोलर सिस्टम हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम
एक सोलर सिस्टम को हम अपने एटम से रिलेट कर सकते हैं। लाइक न्यूक्लियस हमारा सन है और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लैनेट्स हैं, वैसे ही कुछ हम रिलेट करके, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसको हम दूसरे 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 मैटर से रिलेट करके एक कुछ नया चीज़ बनाते रहते हैं। ओके, सो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे जिसके वजह से साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। दीज वर द एविडेंसेस। अभी हमने जो पढ़ा ये सब क्या थे, ये सब एविडेंसेस थे। इसको मैं बने रहने दे रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड हम कुछ बातें और करेंगे। चलो बात करते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ, अर्थ की मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ से आया, या फिर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16 सेंचुरी में क्या हुआ था, विलियम्स गिलबर्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द मैग्नेट के नाम से। ठीक है, डी ई मैग्नेट, ना कि टी एच ई दा। ठीक है, डे मैग्नेट के नाम से विलियम गिलबर्ट, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया था पहली बार उन्होंने सजेस्ट किया था कि अर्थ बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट, और जो उसका मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट इट्स सेंटर। यानी कि कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल अर्थ के सेंटर में रखा हुआ है जिसके वजह से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको कि हम कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेट। उस मटेरियल जो कि अर्थ के अंदर है, ये कितने साल पुरानी बात है, आज से 400 साल पहले पुरानी बात है। तो ये थ्योरी बनाई गई थी जो कि आज हम नहीं फॉलो करते, बट इसको हम आइडिया तो हमें लग गया था ना एक्चुअली कि हाँ ये भी एक फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है साइंस में। देन ये फिजिक्स के अंडर में आ गया, वो अलग बात है। ओके, सो पढ़ते तो हम इसको केमिस्ट्री में भी है मैग्नेटिज्म के बारे में। खैर, हम क्या कह सकते हैं, जो बीच में मटेरियल रखा हुआ है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि परमानेंट मैग्नेट है। ओके, सो द कोर ऑफ द अर्थ इज सो हॉट दैट अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट देयर। मतलब ऑब्वियसली जो कोर अर्थ के सेंटर पे क्या है, कोर है, अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर, याद होगा बचपन में पढ़े थे। ओके, अगर वो याद है तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि इतना हॉट होता है हमारा कोर, तो हम ऑब्वियसली कोई मटेरियल तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो भी रहेगा वो पिघल चुका होगा। ठीक, सो हम ये थ्योरी को हम कह सकते हैं कि ये इनवैलिड होगी, बट हमें इससे कुछ सीखने को मिला कि हाँ ये भी एक फील्ड ऑफ सब्जेक्ट है स्टडी के बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं उसके कुछ साल बाद प्रोफेसर ब्लैकेट। ठीक है, प्रोफेसर ब्लैकेट, उन्होंने सजेस्ट किया दैट द अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो, जो लिखने वाली चीज़ें रहेंगी वो मैं लिखवा दूंगा ज़रूर से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो सुनने वाली चीज़ें रहेंगी उसको ध्यान से सुनना। ठीक, क्योंकि सुनोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ओके, सो प्रोफेसर ब्लैकेट ने क्या सजेस्ट किया था, दैट द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की मैग्नेटिज्म किसकी वजह से है, अर्थ के खुद के रोटेशन की वजह से। और अर्थ किसके एक्सिस पे रोटेट करती है, अबाउट इट ओन एक्सिस, उसका खुद के एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करती है। तो एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जितनी भी चीज़ें हैं वो चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। और ये बात सच भी है, इवन हम भी सेल से मिलकर बने ना, हमारे अंदर भी एटम्स हैं। ओके, ओके, सो एज दिस पार्टिकल रोटेट्स अलोंग विद द अर्थ, ये पार्टिकल भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अर्थ के साथ। तो ये क्या कर सकते हैं, एक कहते हैं ना सर्कुलेशन बना लेते हैं, और उस सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, अब आप जानते हो कि चार्ज अगर घूमता है तो उसकी वजह से करंट आता है। चार्ज जब अपनी प्लेस से हिला, अगर अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो वहां पे क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता ही होता है। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी है ना। तो वहां से हमारा, अब करंट जब दौड़ता है किसी भी चीज में, उसके वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये हमने ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। तो ऑल ऑफ दैट हम क्या कंक्लूड कर से कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम नहीं कह रहे, ऑब्वियसली ब्लैकेट ने कहा था कि उनके घूमने की वजह से एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण हमारा जो अर्थ का नेचुरल मैग्नेटिज्म है, जो कि बाद में वो भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया इस थ्योरी को भी। हाँ, कुछ सेंस बन रहा था इस थ्योरी का,
कुछ सेंस बन रहा था, बट ऐसा प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं निकला। उसके थोड़े दिन नहीं, काफी सालों बाद कॉस्मिक रेज की एक थ्योरी आई कि कॉस्मिक रेज आती हैं स्पेस से, जिसकी वजह से हमारी जो गैस हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, और जब वो गैस हमारी आयोनाइज हो जाती हैं तो अर्थ रोटेट करती है स्पीड से, बहुत ढेर सारी स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से। उसकी वजह से हमारी जो गैसेस हैं वो भी रोटेट करती हैं, और जब वो रोटेट करती हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए? तो ये थ्योरी बाद में आई थी। तो कई सारे लोगों ने इसको दिया था, तो उसका एक पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है कि किसने इस थ्योरी को दिया था। एक कम पूरा एक पैनल बैठा था जिन्होंने ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद बहुत सारी ऐसी थ्योरी आई। खैर, हमको क्या पढ़ना है? हमको अपनी बेसिक जो समय चल रही है वो पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। आखिर अर्थ के मैग्नेटिज्म में हमें क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगेन मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस डायग्राम को मिटाऊंगा नहीं, बट मैं इसको इरेज करता हूँ, अंदर की चीज़ों को इसको बने रहने देता हूँ। ऑब्वियसली ये गोल वाली हमारी अर्थ है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक, ओके। सपोज करिए कि इसमें एक ऐसे मैग्नेट टिल्टेड करके ऐसा रखा हुआ है। ओके, इसको मैं टेढ़ा नहीं बना सकता, तो कोई बात नहीं, मैं इसको टेढ़ा बनाऊंगा। मैग्नेट को मैं इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, टिल्टेड। ओके, तो एक टिल्टेड ऐसे मैग्नेट अंदर रखा हुआ है। अभी हम सब डिफाइन करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमारा, याद करो हमने अभी क्या पढ़ा था कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, और जो हमारा डायपोल की एक्सिस है वो 20 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डायपोल के एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी? जल्दी से सोचो और मुझे बताओ। नहीं याद आया? आई होप नहीं याद आया होगा, मुझे पता है। चलो मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। सपोज करो ये एक बार मैग्नेट है, तो ये जो लाइन पास होती है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये हमारी होती है मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी होती है? ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, और इसके परपेंडिकुलर, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास होता हुआ बार मैग्नेट के, ये होता है हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। दिस, ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है और ये वर्टिकल वाली इक्वेटर है। मिटा दूँ उसको, इस पे आते हैं तो मैग्नेटिक एक्सिस बना देते हैं। तो ये हमारी हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है। यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस को मैं सिर्फ एम और कैपिटल ए लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लिखनी रहेंगी अभी, सबके लिए हमें जगह चाहिए। ओके, और हम जो है, देन हमारा ये बन चुका है मैग्नेट अर्थ के अंदर घुसा हुआ। देन हमने बनाया इसकी एक मैग्नेटिक एक्सिस, जो कि एक बार मैग्नेट की होती है, हमें ऑलरेडी पता है, कुछ में नया नहीं है। ओके, अब हम बनाएंगे इसका इक्वेटर। तो इसका इक्वेटर बनाने के लिए, इसका इक्वेटर मैं अलग कलर से बनाऊँ क्या? चलो अलग कलर से बनाता हूँ, इसका मैं ब्लू कलर से इक्वेटर बनाता हूँ। ओके, तो इसका इक्वेटर कुछ इस तरीके से होगा। होगा या नहीं होगा? सोचो सोचो। बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा?
दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर, जिसको मैं ME नाम दे दूंगा। ठीक है, ME नाम दे दिया। नाउ ME मैग्नेटिक इक्वेटर बना लिया हमने। अब हम मैग्नेटिक लाइंस भी दिखा सकते हैं, बट चलो हम साउथ और नॉर्थ को इसको नाम दे रहे, ताकि एक हमारा मैग्नेट को डायरेक्शन भी मिल जाए, क्योंकि मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है। अब आप लोग जानते हो ना कि जो हमारा मैग्नेट, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो और मैग्नेटिक एक्सिस कितना एंगल बनाती है? 20 डिग्री का। तो एक बहुत ही छोटा यहाँ पे एक बना दे क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अलग कलर से बनाते हैं इसको यार। ठीक है, चलो इसको अलग कलर से बना दें। इसको हम बनाते हैं ग्रीन से। इस तरीके से दिखा दो क्या, बड़ा सा बना देते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये अर्थ की भाई। ठीक, क्लियर होगी ये चीज़? क्या है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इस इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है? 20 डिग्री का एंगल बनता है, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। ओके, अब हम बनाते हैं जोग्राफिकल साउथ और जोग्राफिकल नॉर्थ। तो जोग्राफिकल नॉर्थ को हम मानते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे कहीं है, तो इसको हम ऊपर वाले को जोग्राफिकल नॉर्थ मान लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे कहीं पे एक जोग्राफिकल नॉर्थ है। ठीक, ये रीजन हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है, GN। ना जी, इसको NG लिखते हैं, NG। आपको समझ में आ जाएगा ना NG का मीन्स क्या है, जोग्राफिकल नॉर्थ। और इस यहाँ, अच्छा यहाँ ये हो गया, तो इसके अपोजिट यहाँ पे हम SG मान लेते हैं, यानी कि जोग्राफिकल साउथ। तुम लोग बहुत तेज हो बेटा, तुम लोग अभी तक लिख चुके होगे अपने कॉपी में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल, लिख चुके होगे ना। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, अच्छी बात है। चलो, इतना तुम लोगों ने लिख लिया, तो मेरा काम आसान कर दिया तुम लोगों ने। मैग्नेटिक इक्वेटर हमने बना दिया। अर्थ का हमारा अगर मैग्नेटिक साउथ पोल की बात करेंगे तो वो किधर लाया करेगा? मैं सिर्फ माउस ले जाऊंगा, आप लोग बोलना सही की गलत। ओके, क्या यहाँ पे लाया करेगा साउथ पोल? ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे लाया करेगा। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल। और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं SM, मैग्नेटिक साउथ पोल। ओके, कंफ्यूज मत होना, कतई ही कंफ्यूज मत होना तो तुरंत रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लेना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होके आगे मत बढ़ो। कंफ्यूजन जहाँ पे आया है उसको पहले क्लियर करो, तब आगे बढ़ो। इसको हम लिख देते हैं अपना NM, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, चलो, जिन लोगों से उम्मीदें हैं वो लोग पढ़ते रहो, जिनसे उम्मीदें नहीं हैं वो लोग जो करना है करो। पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, गाइड करना मेरा काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना आपको है। उसमें हम धक्का नहीं मार सकते। ठीक, क्योंकि धक्का भी उन्हीं लोग को मारा जाता है जो एक्चुअली में पढ़ कुछ करना चाहते हैं या मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं। जो सीखने ही नहीं चाहते हैं उनको सिखा के हम क्या ही कर लेंगे। ओके, सो लाइफ लेसन्स तो ऐसे बीच में वीडियो में हम देते रहते हैं, वो तो मिलते रहेंगे, उसकी तो आदत डाल लो। बाकी स्कूल खुलने के बाद मिलेगा ज्ञान। अर्थ का सरफेस हमारा जानते हो आप कहाँ पे, वो अर्थ के सरफेस की बताने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज़ें तो उन्होंने जो बताई हैं, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा ना। तो जोग्राफिकल एक्सेस क्या होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? द स्ट्रेट लाइन। अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जोग्राफिकल जो एक्सेस है हमारी, जोग्राफिकल एक्सेस। ठीक, जोग्राफिकल एक्सेस यानी कि जोग्राफिकल एक्सेस ऑफ रोटेशन। ओके, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स जोग्राफिक एक्सिस, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसका? अर्थ का। ठीक है, दूसरी चीज मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? मैग्नेटिक एक्सिस इज दैट एक्सिस, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। इज इट क्लियर? और ये किससे 20 डिग्री का एंगल बनाती है भाई? बार बार नहीं बोलेंगे, तुम लोग जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ जनरल नॉलेज की बात बता दें।
अगर हम प्रेजेंट फॉर्म में देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक साउथ पोल है ना, वो लोकेटेड है आपका नॉर्दर्न कनाडा में, ठीक है। और जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो लोकेटेड है, आप कह सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट समवेयर अराउंड उसके नीचे है। खैर वो मुझे सिटी का नाम नहीं याद आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो जनरल की बात थी, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे ये। चलो, और क्या पता सीबीएसई है पूछ भी ले। तो जनरल नॉलेज आपके वो एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे उसमें आप लोग को मिल जाएगा, डिड यू नो करके ऐसा ब्लॉक में मिलेगा। ओके खैर, ये तो मैग्नेटिक एक्सिस मैंने बता दिया। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? द लाइन, ठीक है, इट इज द लाइन। वैसे तो लाइन नहीं होता इक्वेटर, पता है क्या होता है? एक सर्कल होता है, वैसे तो बड़ा सा सर्कल, ठीक है। बट हम इसको, क्योंकि हम टू डायमेंशनली अभी देख रहे हैं, तो उसको हम लाइन बोल देते हैं। तो इट इज अ, या तो उसको इट इज अ सर्कल बोल सकते हैं, या तो इट इज अ लाइन ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेसिकली अगर हमको मैग्नेटिक इक्वेटर बनाना होगा ना, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। चलो हम एक बना देते हैं, ब्लू कलर से बनाते हैं। ब्लू कलर से बनाया था तो ब्लू ही से बनाते हैं। इसको इस तरीके, ओके। अच्छा ये टिल्ट नहीं होगा भाई, तो ऐसे ही होगा। खैर, आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा करके इसको, अच्छा इसको नीचे नहीं ला सकते क्या? नहीं, ऐसे नीचे नहीं आएगा, सीधा ही होगा। खैर, ये जो लाइन है ना, समझ लो एक सर्कल, और इस तरीके से ये इक्वेटर है, ठीक। अर्थ के सरफेस को पूरा ऐसे रबर बैंड की तरह घेरा होता है, जैसे आप बॉल में रबर बैंड लगा दो, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो मैग्नेटिक इक्वेटर आप लोग को क्लियर होगा, परपेंडिकुलर होता है ये मैग्नेटिक एक्सिस से। बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की और ज्योग्राफिकल मेरिडियन की। तो ये समझना बिल्कुल ही आसान है। देखो, इमेजिन करो एक वर्टिकल प्लेन है, पास हो रही है मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू, वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाती है। जैसे कि मैग्नेटिक एक्सिस हमारी ये वाली है, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना, ब्लैक वाली। तो ऐसा सपोज करो आपकी, आपके सामने से एक प्लेन हम अपने स्क्रीन के अंदर डाल लो, और जिसको कि मैग्नेटिक एक्सिस को चीरते हुए आपके स्क्रीन से निकल के जा रही है वो। मतलब समझ आया किस तरीके से है प्लेन? अब मैं ऐसे 3D में तो नहीं दिखा सकता, बट प्लेन इस तरीके से है कि आपको प्लेन का केवल लाइन, मतलब प्लेन जब जा रही होगी तो वो प्लेन आपको लाइन जैसी दिखेगी। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो दिख रहा है ना, समझ लो एक पूरा एक प्लेन इसमें से पास हो रहा है, और प्लेन ऐसा पास हो रहा है कि आपको जैसे लाइन जैसा दिखेगा प्लेन केवल। समझ, तो जैसे कि आपके तरफ से कोई प्लेन आ रहा है, जैसे ये समझ लो सर्कल है, अभी आपको सर्कल दिख रहा है, बट अगर हम इसको ऐसे घुमा दें इस तरीके से, तो एक लाइन बन गई ना, ये सर्कल ही है, ये देखो सर्कल है, बट ये लाइन बन गई ना, क्योंकि इस तरीके से ऐसे स्क्रीन में घुसा हुआ। वैसे ही एक प्लेन इमेजिन करो मैग्नेटिक एक्सिस में घुसा हुआ, तो वो जो प्लेन होता है बेटा, वो कहलाता है, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या ही बोल रहे हैं, नहीं, समझने वाले समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो वो जो प्लेन है, ठीक है, समझना सबको है, ऐसा नहीं कि समझने वाला ही समझेंगे, सबको समझना है। तो वो जो प्लेन है बेटा, अभी जैसे मैं इसकी जैसे मैंने बात करी, जो कि मैग्नेटिक एक्सिस को चीरते हुए जा रही है, वो कहलाती है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहलाती है बेटा वो? मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, इसी तरीके से ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होगी? सोचो 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 सोचो। तो हमारा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, जिसको कि हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस ज्वाइन कर रही है, उसके थ्रू जो हमारी प्लेन पास होगी काटते हुए, वैसे ही जैसे यहाँ पे सीन थे वैसे वहाँ पे सीन होगा, वो वाली प्लेन हमारी क्या कहलाएगी? यानी कि ये वो वाली प्लेन हमारी क्या कहलाएगी बेटा? वो वाली प्लेन हमारी कहलाएगी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, या फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन। इज इट क्लियर? जो भी मैंने बोला वो क्लियर हुआ आप लोगों को? आई होप क्लियर हो गया होगा। आप लोग बुक को रीड करिएगा, एनसीईआरटी को भी रीड करिएगा, रेफरेंस बुक भी रीड करिएगा। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ओके, क्योंकि रीडिंग से आपको आंसर लिखने का भी एक तरीका मिलता है। सो प्लीज डू दैट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन हो जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन हो जाएगी, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ freely suspended small magnet
इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डेफिनेशन बताने का तरीका है, फिजिकल मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दी। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके डायरेक्शन में एक्ट करती है? मैग्नेटिकल मेरिडियन के। ठीक, अब ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात कर लेते हैं। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, एक प्लेन इसको ऐसे चीरते हुए जा रही है, उसकी बात कर रही है। समझ आ गया? ओके, सो ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें कि हमने ये सारी चीज़ें सीखी। और भी चीज़ें हैं आगे जिसको हमको पढ़ना होगा, जैसे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, उसको हम और इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी हो गया तुम लोग के लिए, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना वो बिल्कुल से हट जाए। ओके, चलो। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होती है ना, उसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। हमने सीखा मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी होती है। ठीक, हमने सीखा मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, और हमने देखा मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। सारी चीजें हमने देखी, उन सबको एक बार समराइज कर लो, फिर हम उन सबका यूज करके कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, एट एनी पॉइंट वो होता है। ओके, तो सपोज मैं अर्थ बना दूं फिर से। ठीक है, सपोज करिए ये अर्थ है। ओके, इसको एक सेकेंड अगेन विल ड्रॉ। तो ये हमारी अर्थ है सपोज करो, और जो हमारा इसका हम एक्सेस सीधा सीधा लेते हैं इसकी। ठीक है, थोड़ा सा भी टिल्टेड नहीं, सीधा सीधा लेते हैं। सपोज करो ये हमारा उसका ज्योग्राफिकल एक्सेस है। ठीक, सपोज करना है ये हमारी ज्योग्राफिकल एक्सेस है। ज्योग्राफिकल एक्सेस में आप ऐसा भी सपोज कर लो कि हमारा ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। तो ऊपर वाला हम नॉर्थ मान लेते हैं, यानी कि एनजी, अभी तक हम एनजी मान रहे थे ना, एनजी मान लिया। और नीचे वाला एक्चुअली वो पिछला वाला डायग्राम मैंने मिटा दिया था, वरना उसी में काम हो जाता। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लूँगा। ये हमारा हो जाएगा एस जी, जोग्राफिकल साउथ। अब आप बताओ मैग्नेट कैसे रखें? आप लोग जानते हो ना मैग्नेट कैसे रहता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, मैग्नेट ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। अब की मैं मैग्नेट नहीं रखूंगा, अब की मैं डायरेक्ट एक्सेस बनाता हूँ। तो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ उसको, मैग्नेट वाले को मैं रेड से बना देता हूँ। ठीक, तो ये सपोज कर लो हमारा ब्लैक ही हो गया है। तो ओके, सपोज करो ये हमारा ज़्यादा टिल्ट हो गया ये। तो थोड़ा सा इसको, चलो कोई बात नहीं, हाँ इतना ठीक है। ये हमारा अंदर रहेगा, ये तो बाहर भी मैं क्यों निकाल रहा हूँ, चलो एक्सेस है वो तो बाहर ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर हम अपने को समझना है ना, तो हम समझ लेंगे इतने से। ठीक, तो ये हमारी मैग्नेटिक एक्सेस हो गई रेड वाली। अब आप लोग जानते हो नॉर्थ कहाँ होगा इसका, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ अंदर ही लिखते हैं हम। मैग्नेटिक साउथ किधर होगा? उसको छोटा ही कर लो भाई, अर्थ के अंदर रहो, उसको बाहर ना निकलना पाए। ऐसा कुछ है नहीं कि गलत हो जाएगा, बट स्टिल क्योंकि एक्सेस है, एक्सेस तो इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, बट अर्थ के अंदर ही रखते हैं। बाकी पता तो हमें है ही। ओके, सो उसको भी यहाँ ले आओ, उसको यहाँ ले आओ। देन वी हैव दैट, ये हमारा हो गया मैग्नेटिकल एनएम, और ये हो गया हमारा
SM, NMSM क्या है? मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके, तो ये हमने पढ़ा था, हमारी एक्सेस हैं दो, मैग्नेटिक एक्सेस, ज्योग्राफिकल एक्सेस। उसके बाद हमने इक्वेटर भी पढ़ा था। कौन सा इक्वेटर किसके? अगर ज्योग्राफिकल इक्वेटर है तो ऐसा ग्रेट सर्कल जो इसके परपेंडिकुलर हो, किसके? हमारे ज्योग्राफिकल एक्सेस के। ठीक है, तो सर्कल, क्योंकि इसको तो मैं बना सकता हूँ सर्कल, एक ग्रेट सर्कल मैं बना देता हूँ। किस कलर से बनाऊँ? मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ ज्योग्राफिकल। ठीक, तो बेसिकली ये वाला जो हमारा सर्कल होगा, ये सर्कल हमारा क्या हो जाएगा? दिस सर्कल विल बिकम हमारा इक्वेटर। कौन सा? ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये ग्रेट सर्कल, ये हमारा पूरा एक ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो गया। तो उसको GE नेम दे देते हैं, उसको नेम दे देते हैं GE, GE ज्योग्राफिकल इक्वेटर। एंड इसी तरीके से हमारा एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी बनेगा। तो मैग्नेटिक इक्वेटर थोड़ा सा टिल्टेड सर्कल बनेगा, मैं सर्कल बना नहीं रहा हूँ बट यू कैन इमेजिन। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि टिल्टेड सर्कल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट मैं रफ हैंड से आई कैन ट्राई। रफ हैंड से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैग्नेट वाले को मैं रेड से बना रहा हूँ, तो उसको भी मैं रेड से ही बनाता हूँ। तो इसके परपेंडिकुलर हमारा बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये, ठीक है। और देन कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा काफ़ी ख़राब हो गया, खैर समझने लायक है तो आप लोग समझ सकते हो। डोंट गो ऑन द ड्राइंग, कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको हम ME नाम दे सकते हैं। लेट इसको हम ME नाम दे दें। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। एंड वी हैव, अब हम मेरिडियंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरिडियंस की बात कर लेते हैं। तो मेरिडियन जो है हमारा, आप जानते हो वो प्लेन जो कि बिल्कुल इसको काटते हुए निकल जाएगा, ठीक है। और किसके, किसको, है ना? कौन सा प्लेन? सोचो सोचो सोचो, अभी बात हुई थी, जस्ट मैंने बताया था। ठीक, तो वो हो जाएगा हमारा एक, अगर मैग्नेटिक एक्सिस है तो मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन नाम हो जाएगा उसका। यानी कि हमारा जो ऐसा प्लेन जो कि किस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से पास हो रहा है कि जब आप उसको प्लेन को देखोगे तो आपको एक लाइन जैसी दिखेगी, इस तरीके से पास हो रहा है। अगर वो ज्योग्राफिकल एक्सेस से पास हो रहा है तो अब हम उसको नाम दे देंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और अगर मैग्नेटिक से पास हो रहा है, खैर ये तो नॉर्मल बात होगी। बात करते हैं एंगल ऑफ डिप, जो कि हम एंगल ऑफ डिप तो बाद में बात करेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो वी कैन राइट इट एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या कहता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या कहता है? ये कि द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो क्योंकि अब आपको पता है व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मींस। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा समझने के ऊपर है, थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा उसके लिए। सो एंगल ऑफ डिप जिसको हम बोलते हैं, उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, बट क्योंकि इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन दोनों आ जाता है तो एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं एंगल ऑफ डिप ही बताता हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ डिप याद रखना बहुत ईजी है।